नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक राजस्थानी चित्रकला, जिसे हम राजपूत चित्रकला के नाम से भी जानते हैं, उस राजस्थानी या राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियों के ऊपर चर्चा करने के साथ साथ राजपूत चित्रकला की इन भिन्न शैलियों की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम राजपूत या राजस्थानी शैली की चित्रकला के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष सबसे प्रमुख प्रश्न जो उठता है वो ये है कि ये राजस्थानी शैली क्या अपने आप में कोई शैली विशिष्ट शैली है, क्या स्वतंत्र शैली है। देखिए, राजस्थानी जो शैली है वो अपने आप में कोई विशिष्ट या स्वतंत्र शैली न होकर राजस्थान के ही भिन्न भिन्न राजपूत राज्यों में जो भिन्न भिन्न शैलियाँ विकसित हुई उन्हीं को मिश्रित रूप से हम राजस्थानी शैली, चित्रकला की राजस्थानी शैली या राजपूत शैली के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि चित्रकला की राजस्थानी शैली के अंतर्गत या राजपूत शैली के अंतर्गत विभिन्न राजपूत राज्यों में चित्रकला की जो शैलियाँ विकसित हुई उनको ही मिश्रित रूप से या उनके ही समन्वयात्मक रूप को हम राजपूत या राजस्थानी शैली के नाम से संबोधित करते हैं। भिन्न भिन्न राजपूत राज्यों जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नाथद्वारा आदि राजपूत राज्यों में समय समय पर चित्रकला की जो भिन्न भिन्न शैलियाँ विकसित और उद्भवित हुई उन सभी शैलियों को ही हम समन्वित रूप से राजस्थानी शैली या चित्रकला की राजपूत शैली के नाम से संबोधित करते हैं। जब हम राजस्थानी शैली, चित्रकला की राजस्थानी शैली या राजपूत शैली के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चित्रकला की इस राजपूत शैली का विकास कैसे हुआ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 7वीं शताब्दी से पूर्व, जिसे हम गुप्त काल के नाम से भी जानते हैं, गुप्त काल में चित्रकला की जो शैली थी जिसके साक्ष्य हमें आज भी अजंता और बाघ की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन जो चित्रकला की शैली थी उसे भारतीय इतिहास में अजंता शैली के नाम से जाना जाता है और संभवतः यही अजंता शैली है वो संपूर्ण भारत में प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है कि जब 7वीं-8वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ तो अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमी भारत में निवास करने वाले जो पश्चिमी क्षेत्र के जो चित्रकार थे उनका बड़ी संख्या में अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुजरात के आंतरिक क्षेत्रों में आगमन है वो बड़ी संख्या में होने लगा। और चूंकि 7वीं-8वीं शताब्दी में दक्षिणी राजस्थान का भी कुछ भाग जो है वो गुजरात के शासकों के नियंत्रण में था, अर्थात दक्षिणी राजस्थान के जो शासक थे वो गुजरात के शासकों के अधीनस्थ सामंत थे। ऐसी स्थिति में इन चित्रकारों का दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान के भी क्षेत्रों में आगमन हुआ और इन चित्रकारों ने ही गुजरात और दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्रों में अजंता जो चित्रकला की शैली थी उसकी समृद्ध परंपरा का भी इन चित्रकारों के साथ ही आगमन हुआ। परंतु इस क्षेत्र में आने के बाद इन चित्रकारों ने अजंता की इस समृद्ध शैली को स्थानीय जो मौलिक शैली थी उसके साथ संयुक्त कर एक नई शैली का विकास किया और यह जो
स्थानीय मौलिक शैली और अजंता शैली के मिश्रण से जो नई शैली तैयार की गई थी, इस शैली में सर्वप्रथम जैन ग्रंथों को चित्रित किया गया। इसी कारण इस नई शैली को जैन शैली की है, उस चित्रकला की जैन शैली की संज्ञा दी गई, यानी चित्रकला की जैन शैली कहा गया, क्योंकि पहली बार इस नवीन शैली में चित्रों का जो चित्रांकन है वो जैन ग्रंथों को चित्रित करने में किया गया था। और चूंकि इस शैली का जो विकास है वो गुजरात के शासकों के अधीनस्थ यानी गुजरात के शासकों के संरक्षण में ही इस नवीन शैली का विकास हुआ था। इसी कारण इसे गुजरात शैली भी कहा जाता है, यानी इस जैन शैली को ही गुजरात शैली कहा जाता था। इस गुजरात शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि इसमें अनुपात से बड़ी आंखों का चित्रण किया जाता था, यानी चेहरे का जो अनुपात है उस अनुपात की तुलना में बड़ी बड़ी आंखें दर्शाई जाती थी, जो इस गुजरात शैली या जैन शैली की प्रमुख विशेषता थी। दक्षिणी राजस्थान में गुजरात के शासकों के नियंत्रण के परिणाम स्वरूप ही जो बड़े बड़े जैन मंदिर बने, उन जैन मंदिरों में जो चित्रांकन, प्रारंभिक जो चित्रांकन है वो इसी शैली का मिलता है। 15वीं-16वीं शताब्दी तक राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में विशेष रूप से इसी गुजरात या जैन शैली का ही प्रभाव रहा। परंतु जब 16वीं शताब्दी में जब राजपूत राज्य जब मुगलों के संपर्क में आए, तो मुगलों के संपर्क में आने के कारण जो राजस्थानी चित्रकला शैली थी उस पर मुगल प्रभाव भी दिखाई देने लगा। यानी 16वीं शताब्दी में मुगलों के संपर्क में आने के बाद जो राजस्थानी चित्रकला की जो जैन शैली या गुजरात शैली थी, उस शैली के ऊपर मुगल प्रभाव, मुगल चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देने लगा। और इस मुगल चित्रकला शैली के प्रभाव स्वरूप राजस्थानी जो चित्र थे उन चित्रों में बॉर्डर बनाए जाने लगे। पहले राजस्थानी चित्रकला शैली जो जैन शैली थी उसमें बॉर्डर नहीं बनाए जाते थे, यानी चित्र के चारों तरफ बॉर्डर नहीं बनाए जाते थे। मुगल शैली में जो चित्र बनाए जाते थे उनमें बॉर्डर बनाए जाते थे। तो मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप राजस्थानी चित्रों में है वो बॉर्डर बनाए जाने लगे। बड़ी संख्या में चित्रों में है वो पशु पक्षियों का चित्रांकन किया जाने लगा, यानी पशु पक्षियों का जो चित्रांकन है वो किया जाने लगा। तीसरा जो प्रभाव आया वो ये था कि स्त्री और पुरुषों के चित्रण में पारदर्शक वस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। पहला, बॉर्डर, मुगल प्रभाव के कारण चित्रों में बॉर्डर बनाए जाने लगे। दूसरा, पशु पक्षियों का चित्रण किया जाने लगा। तीसरा, स्त्रियों और पुरुषों के चित्रण में पारदर्शी वस्त्रों का अंकन किया जाने लगा। चौथा प्रभाव यह आया कि जो राज दरबार और महफिलों के जो चित्र हैं उनका प्रमुखता से चित्रण किया जाने लगा। यानी राज दरबार और महफिलों के चित्रों का चित्रण है वो राजस्थानी शैली में किया जाने लगा, जो कि मुगल प्रभाव को दर्शाता है। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रों में एक प्रकार से मुगल डिजाइन की, यानी मुगल शैली की या मुगल डिजाइन की जो इमारतें, फर्नीचर, बरामदे, गलीचे आदि का जो चित्रण है वो बहुतायत किया जाने लगा, जो एक प्रकार से मुगल शैली के प्रभाव को दर्शाता है। देखिए, मुगल काल तक आते आते राजस्थान की जो चित्रकला शैली है वो अचानक एक प्रकार से अपने पूर्ण स्वरूप पर है वो विकसित होने लगी। राजस्थानी चित्रकला की जो भिन्न भिन्न शैलियां हैं, जिनमें सबसे प्राचीन जो शैली मानी जाती है वो मेवाड़ी चित्रकला शैली मानी जाती है। सर्वप्रथम हम इसी राजस्थान की प्राचीनतम चित्रकला शैली मेवाड़ी शैली के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान की जो चित्रकला शैलियां हैं उन चित्रकला शैलियों को भिन्न भिन्न राजपूत राज्यों में
जो विकसित हुई उनकी बनावट शैलियों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थानी चित्रों को उनकी बनावट शैली के आधार पर भिन्न भिन्न राजपूत चित्रकला शैलियों में विभाजित किया जाता है। यानी उन चित्रों की जो बनावट शैली है उसके आधार पर ही उन्हें भिन्न भिन्न राजपूत चित्रकला शैलियों में विभाजित किया जाता है। राजपूत चित्रकला की जो सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ी चित्रकला शैली। देखिए, मेवाड़ का जो राज्य है वो न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे प्राचीनतम एक ही वंश द्वारा शासित लंबे समय तक शासित राज्य है वो माना जाता है। और मेवाड़ राज्य को ही राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र है वो माना जाता है, क्योंकि संभवतः मेवाड़ राज्य 7वीं-8वीं शताब्दी में गुजरात के शासकों के अधीनस्थ था। इसी कारण यहाँ पर गुजराती शासकों के प्रभाव स्वरूप यहाँ पर चित्रकला की जो शैली है उसका सर्वप्रथम विकास यहीं पर हुआ। मेवाड़ कालांतर में ये जो मेवाड़ की चित्रकला शैली थी ये भी कालांतर में 2 भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें नाथ द्वारा शैली और उदयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। देखिए, मेवाड़ शैली में चित्रित जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो एक जैन ग्रंथ है। देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्रों में सबसे पहले जो ग्रंथ चित्रित किए गए थे वो जैन ग्रंथ हैं, और जैन ग्रंथों में ही पहली बार अजंता शैली और स्थानीय शैली के मिश्रण से एक नई जो शैली विकसित हुई थी उसमें सबसे पहले जैन ग्रंथों को ही चित्रित किया गया था। इसी कारण से जैन शैली या गुजरात शैली कहा गया। इसी जैन शैली या गुजरात शैली जो कालांतर में और अधिक विकसित होकर मेवाड़ी शैली के रूप में प्रसिद्ध हुई, इसमें सबसे पहले एक जैन ग्रंथ का चित्रण किया गया था। इस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक जैन ग्रंथ का चित्रण सर्वप्रथम इस मेवाड़ी शैली में किया गया था, जिसे महारावण तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया था। यानी मेवाड़ी शैली में चित्रित सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में मेवाड़ के महारावण तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। इस मेवाड़ी शैली की ये जो प्रारंभिक मेवाड़ी शैली है, इस प्रारंभिक मेवाड़ी शैली के चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न है। यानी इस प्रारंभिक मेवाड़ी शैली की जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। इनमें जो पहली विशेषता दिखाई देती है वो ये है कि इसमें जो नाक है, यानी चित्रों की जो नाक, चाहे युवक चाहे यानी पुरुष या महिला की जो नाक दिखाई गई है वो गरुड़ जैसी लंबी नाक, यानी लंबी इस प्रकार से गरुड़ जैसी आगे चोंचनुमा गरुड़ जैसी लंबी नाक है। इस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ कोड़ी जैसी फटी हुई आंखें, गरुड़ जैसी लंबी नाक, कोड़ी जैसी फटी हुई आंखें, घुमावदार तथा लंबी अंगुलियां, शरीर के यानी हाथ के अनुपात में लंबी और घुमावदार अंगुलियां, कोड़ी जैसी फटी हुई आंखें और गरुड़ जैसी लंबी नाक के साथ साथ इसमें अत्यंत ही चटक रंगों का, जैसे कि लाल है, पीला है, काला है, का प्रयोग किया गया है।
साथ ही साथ इसमें अलंकरण यानी सजावट बहुत अधिक मिलती है। यानी चटकदार रंगों लाल पीले काले का अधिक प्रयोग है और इसमें अलंकरण जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों का चित्रण जो करते समय इस शैली में जो स्त्रियों का चित्रण मिलता है, स्त्री चित्रण में उनकी उभरी हुई छातियां यानी जो छाती है वो अत्यधिक उभार दिखाए गए हैं। साथ ही साथ उनमें तीखी नाक, छोटी ठोड़ी, नाक की तुलना में ठोड़ी जो है वो पीछे दिखाई गई है, छोटी ठोड़ी दिखाई गई है। जबकि पुरुषों के चित्रण में उनका जो वक्ष यानी छाती है वो विशाल दिखाई गई है तथा कमर जो है वो शेर के समान, अत्यंत जो कमर जो है वो शेर के समान है, वो एक प्रकार से छाती की अपेक्षा पतली दिखाई गई है, जो मेवाड़ी शैली के प्रारंभिक चित्रों की एक विशिष्टता है। परंतु 16वीं शताब्दी में जब मुगलों का संपर्क राजस्थानी राजपूत राज्यों के साथ हो, तो राजस्थान की जो राजपूत जो मेवाड़ी शैली थी, उस मेवाड़ी शैली पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देने लगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 16वीं शताब्दी में मुगल प्रभाव के कारण मेवाड़ी शैली में भी अनेक परिवर्तन हुए। जैसे कि मेवाड़ी शैली के जो चित्र थे उनके चेहरे में सुघड़ता आने लगी, यानी चेहरों को अधिक सुघड़ बनाया जाने लगा। अभी तक जो चटकदार रंगों का प्रयोग किया जाता था उसमें रंगों में विविधता लाई जाने लगी, यानी लाल पीले और काले के अलावा अन्य रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा। चेहरों के एक्सप्रेशन यानी भावनाएं जो यानी कि चेहरों की जो भावनाएं थी उनके चित्रण में परिवर्तन आने लगा। आंखें जो है वो मछली के समान बनाई जाने लगी। वही पुरुषों को अब धोती, साफा, पजामा जो कि मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव था, मुगल टोपी, जूतों आदि में दिखाए जाने लगा। जबकि स्त्रियों को है वो घाघरा, बारीक कलफदार पारदर्शी ओढ़नी, नाभि के ऊपर तक चिपकी हुई चोली तथा विभिन्न प्रकार के गहनों से अलंकृत है वो चित्रित किया जाने लगा। ये सब मुगल शैली का प्रभाव दर्शाते हैं। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि जो हुई, उस 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के परिणाम स्वरूप मेवाड़ी शैली पर मुगल शैली का प्रभाव और भी अधिक दिखाई देने लगा। मेवाड़ी शैली में मुगल विशेषताओं का अधिकाधिक समावेश होने लगा। इसके पश्चात 1628 से 52 जो कि महाराणा जगत सिंह का शासनकाल कहलाता है, महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में मेवाड़ी शैली पर जो मुगल प्रभाव है वो चरम पर जा पहुंचा था। इसे मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मेवाड़ मुगल शैली में बड़ी संख्या में है वो चित्रांकन किया गया। इस समय जो नायिका भेद पर बने हुए जो चित्रण है, यानी जगत सिंह के शासनकाल में बड़ी संख्या में नायिका भेद पर चित्रों का चित्रांकन किया गया, जो बड़े ही सुंदर और आकर्षक है। इस काल में यानी महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में कृष्ण और राधा के चित्र जो है वो चित्रकारों के लिए एक प्रकार से केंद्र बिंदु थे, यानी बड़ी संख्या में राधा और कृष्ण के चित्रों का चित्रांकन किया गया। इसी काल में साहेबदीन नामक एक चित्रकार के द्वारा भागवत पुराण का जो है वो चित्रण किया गया। महाराणा राज सिंह और जय सिंह के काल में चित्रित विभिन्न ग्रंथों जैसे कि रागमाला, बारहमासा, कादंबरी, एकादशी महात्म्य, पंचतंत्र आदि के चित्रों में वो श्रृंगारिकता के साथ साथ समाज की झांकी भी यानी सामाजिक जनजीवन की झांकी भी देखने को मिलती है। 18वीं शताब्दी के जो मेवाड़ी चित्र हैं उनमें दरबारी चित्रों के साथ साथ व्यक्तिगत चित्रों को भी
महत्व दिया जाने लगा। 18वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजी प्रभाव भी दिखाई देने लगे। दरबारी दृश्यों के साथ साथ पहली बार है वो पोर्ट्रेट यानी व्यक्तिगत चित्रों, हरम की झांकियों, सवारी, आखेट यानी शिकार के दृश्यों का है वो मेवाड़ी शैली में बहुतायत से है वो चित्रांकन किया जाता है, जो कि एक प्रकार से अंग्रेज चित्रकला शैली का प्रभाव था। राजस्थान की जो दूसरी प्रमुख चित्रकला शैली थी वो थी मारवाड़ी चित्रकला शैली, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।